मैथमेटिक्स के इससे पहले वाला वीडियो में हमने दो वीडियो में हमने फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने बताया था कि ए डॉट बी निकालते कैसे हैं, और सेकेंड वीडियो में ए डॉट बी पर हमने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। आज के वीडियो में हम जो थर्ड वीडियो है, हमारा तीसरा वीडियो होने वाला है, उसमें जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग अर्थात यूँ कहें, ज्योमेट्रिकल मीनिंग हिंदी में बोले तो ज्यामितीय अर्थ, ज्यामितीय अर्थ ये समझने वाले हैं। इसी में हम लोग समझेंगे प्रक्षेप क्या होता है। प्रक्षेप, प्रोजेक्शन, जैसे एक वेक्टर है उसका दूसरा वेक्टर पे प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है। और इसी में हम लोग समझेंगे कि अगर दो वेक्टर ए वेक्टर तथा बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, लंबवत है एक दूसरे के, या ए वेक्टर जो है दूसरे वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है, तो इसका क्या अर्थ होता है और इसका क्या समीकरण निकलता है, क्या रिलेशन निकलता है, वो सब देखने वाले हैं। तो अब हम वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करना चाहते हैं। तो हम लिखते हैं अदिश गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ। अदिश गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ, ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ स्केलर प्रोडक्ट। तो ठीक है, मान लेता है हम एक वेक्टर ये है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है ये बी वेक्टर, दोनों के बीच का कोण थीटा है। तो ए डॉट बी बराबर हम लिखते हैं ए डॉट बी इक्वल ए बी कॉस थीटा, जहाँ ए बी वेक्टर ए के मॉडुलस को व्यक्त कर रहा है, मान को व्यक्त कर रहा है, और बी वेक्टर बी के मॉडुलस को व्यक्त कर रहा है। तो अगर यहाँ हम देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू बी कॉस थीटा। अब इसका बी का, ये जो बी है ये, इसका कंपोनेंट हम ए पे चाहते थे, इसके लिए इस पे लंब डालेंगे। अब पहले से हम जानते हैं कि कोई वेक्टर है इस तरह से, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये हमारा वाई है, कोई वेक्टर है पी वेक्टर, तो इसका पी पर जो कंपोनेंट होता है, पी पर कंपोनेंट ये होता है, इतना दूर होता है, पी पर कंपोनेंट ये हुआ, इसको हम लोग पी एक्स कहते हैं। पी एक्स बराबर लिखते हैं पी कॉस थीटा। इस वेक्टर का इस वाई एक्सिस पे जो कंपोनेंट होता है, तो इतना दूर से यहाँ से होगा, तो ये होगा, इतना दूर होगा, ये हमारा होगा पी वाई, और पी वाई इक्वल टू लिखते हैं पी साइन थीटा ए। तो इसका अगर बी का यहाँ अगर समझें तो जिधर थीटा रहता है ना, उधर अगर कंपोनेंट लेते हैं तो कॉस थीटा लिख देते हैं। जैसे थीटा एक्स के साथ बना हुआ है, एक्स की तरफ कंपोनेंट ले रहे हैं तो पी कॉस थीटा लिख दिया। उसी तरीके से यहाँ पर बी का कंपोनेंट हम ए की तरफ लेना चाहते हैं, तो ये हो गया बी कॉस थीटा। तो इसको लिख सकते हैं ए इंटू बी कॉस थीटा। क्या है? बी कॉस थीटा है बी का ए की तरफ कंपोनेंट, तो लिख देते हैं वेक्टर बी का ए की दिशा में घटक। ये है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, वेक्टर यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे वेक्टर नहीं होगा, यहाँ वेक्टर नहीं है, बी वेक्टर बी का एक दिशा में घटक। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अगर ए का कंपोनेंट हम बी की तरफ लें तो यहाँ हो जाएगा, ये इतना होगा और ये लिखा जाएगा यहाँ से यहाँ ए कॉस थीटा। यहाँ ये लिखा गया था बी कॉस थीटा इंटू ए, तो यहाँ है ना बी कॉस थीटा है और ए है, ए वेक्टर का मॉडुलस है और एक वेक्टर की दिशा में बी का कंपोनेंट है। अगर हम ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ऐसा लिखें बी इंटू ए कॉस थीटा, तो अब अगर देखेंगे तो दोनों सेम है, ए बी कॉस थीटा या बी ए कॉस थीटा। अब ए का घटक ले लिया गया है बी की दिशा में और बी को उससे गुना कर दिया गया है, तो ये इसको लिखते हैं हम बी इंटू बी की दिशा में, वेक्टर बी की दिशा में
वेक्टर ए का घटक, तो ए डॉट बी इक्वल टू ऐसा होता है। तो ए डॉट बी को हम ए पर इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू वेक्टर ए का मॉडुलस ए तथा ए वेक्टर की दिशा में बी वेक्टर का घटक, या बी वेक्टर ले सकते हैं तथा बी वेक्टर की दिशा में ए का घटक, इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है ए डॉट बी को। अगर ए डॉट बी बराबर इस तरह से लें हम, तो इस बी को ये गुणनफल मान लिया जाए, यहाँ गुणनफल है, इसको गुणनफल तथा से बढ़िया होगा गुणनफल लिख दिया जाए ऐसे, तो ये गुणनफल है। अगर हम इस बी को इधर लाएं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे बी बराबर होगा बी वेक्टर की दिशा में ए का घटक, तो बी वेक्टर बटे वी, तो किसी भी वेक्टर को उसके परिमाण से अगर भाग दे देते हैं मैग्नीट्यूड से, तो उसका इकाई सदिश हो जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे बी का मॉडुलस, तो बी कैप बराबर हो गया बी वेक्टर की दिशा में ए का घटक। तो जिसकी दिशा में निकालना है उसका यूनिट वेक्टर निकाल देना है। अगर बी की दिशा में ए का घटक चाहिए तो ए वेक्टर होगा और बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा। इसको और दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू हमने लिखा है, ऐसा भी लिखा है, ए वेक्टर का मॉडुलस यहाँ है, ये ए वेक्टर का मॉडुलस तथा एक दिशा में बी का घटक, यहाँ था बी की दिशा में के घटक, तो ए वेक्टर का मॉडुलस गुना ए वेक्टर की दिशा में बी वेक्टर का घटक। तो अब इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए इक्वल टू ए वेक्टर की दिशा में बी वेक्टर का घटक कंपोनेंट। यहाँ आप क्या करेंगे, इसको इस दोनों को अगर मिलाया जाए तो ये है ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मॉडुलस, तो ये लिखेंगे ए कैप, क्योंकि एक दिशा में इकाई सदिश हो गया, ए कैप डॉट डॉट बी वेक्टर इक्वल टू हो गया ए कैप की दिशा में ए वेक्टर की दिशा में बी वेक्टर का घटक। इस तरह से हो गया हमको। तो जिसके दिशा में निकालना है, जैसे एक दिशा में निकालना है तो एक यूनिट वेक्टर लिख देते हैं, और जिसका निकालना है उसमें हम उसका वेक्टर से डॉट कर देते हैं। तो ये घटक जो है ना, ये इसको हम प्रक्षेप भी कहते हैं, इस घटक को हम प्रक्षेप भी कह सकते हैं। तो ए कैप डॉट बी वेक्टर बराबर हो गया वेक्टर ए की दिशा में, वेक्टर ए की दिशा में वेक्टर बी का प्रक्षेप, ये हुआ। इसी प्रकार से ए वेक्टर डॉट बी कैप निकालना हो तो ये हो गया बी वेक्टर की दिशा में ए वेक्टर का प्रक्षेप। ये याद रखना है, जिसका प्रक्षेप निकालना है वो वेक्टर जिसके दिशा में निकालना है उस वेक्टर के इकाई सदिश को डॉट कर देते हैं। एक क्वेश्चन लेंगे, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, सदिश ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k तथा सदिश b बराबर 8i प्लस 6j है। दो सदिश है, माना ऐसा करते, माना सदिश दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर इतना इतना है, तो बी वेक्टर की दिशा में, बी वेक्टर की दिशा में ए वेक्टर का प्रक्षेप ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन, तो हमको दिया है
ए वेक्टर इक्वल टू दिया है आई वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बी वेक्टर इक्वल टू दिया है 8i प्लस 6j और कह रहा है बी की दिशा में। तो जिसकी दिशा में ज्ञात करना होता है हमको उसका इकाई सदिश निकालना पड़ता है। तो पहले हमको बी तो पता है, बी का मॉडुलस चाहिए और बी चाहिए। तो बी इक्वल टू होगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये होगा 64 प्लस 36, तो ये हो गया √100, ये निकलेगा 10। तो बी कैप इक्वल टू हो गया बी वेक्टर बटे बी। तो बी वेक्टर है 8i प्लस 6j बटे इसका मैग्नीट्यूड 10 आया है, तो ये हो जाएगा 8 बटे 10 आई कैप प्लस 6 बटे 10 जे कैप। इसको काट दिया, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यहाँ भी काट दिया, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 4 बटे 5 आई कैप प्लस 3 बटे 5 जे कैप। ये हमारा हो गया बी कैप। अब हमको बी कैप निकल गया। ए वेक्टर का प्रक्षेप ज्ञात करना था बी वेक्टर की दिशा में, तो अब क्या करना है हमको, तो ए वेक्टर का प्रक्षेप ज्ञात करना है बी वेक्टर की दिशा में। तो ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में प्रक्षेप इक्वल टू हो जाएगा बी कैप डॉट ए वेक्टर। उल्टा के भी लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम होगा ए वेक्टर डॉट बी कैप, क्योंकि हम जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अगर क्रम उल्टा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ इसी को ए वेक्टर इक्वल टू है आई कैप प्लस 2j प्लस 3k कैप डॉट है 4/5 प्लस 3/5, तो 4/5 आई कैप प्लस 3/5 जे कैप। बस आई वाला को आई वाला से गुना, जे वाला को जे वाला से, के वाला को के वाला से। इसमें के नहीं है, इसका मतलब के 0 है। तो यहाँ 1 है, नहीं कुछ तो 1, तो 1 इंटू 4/5, तो ये होगा 4/5 प्लस यहाँ 2 इंटू 3/5, तो 6/5 प्लस 3 गुना ये जिसमें के नहीं है तो ये होगा 0, ये हो गया 4/5 प्लस 6/5, तो 5 एलसीएम हुआ तो 4 प्लस 6 इक्वल टू 10/5 इक्वल टू हो गया 2। तो यही हमारा आंसर हो गया इसके लिए। अब इसके आधार पे कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन का रूप अलग अलग हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बेसिक रूप से ही रहेगा कि हमको प्रक्षेप ज्ञात करना है। एक प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन लिख देते हैं। ए वेक्टर इक्वल टू लिखा हुआ है आई प्लस जे, बी वेक्टर इक्वल टू लिखा है आई माइनस जे। तो ज्ञात करना है 1 नंबर में ए वेक्टर का प्रक्षेप बी वेक्टर की दिशा में, तथा दूसरा नंबर में ज्ञात करना है बी वेक्टर का प्रक्षेप ए वेक्टर की दिशा में। और इसका आंसर लिख करके कमेंट में जवाब देना है कि कितना होता है। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा हम बड़ी आसानी से बना लेंगे, टफ बिल्कुल भी नहीं है। तो हम अभी क्या क्या सीखे हैं कि ए डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मॉडुलस इंटू ए की दिशा में ये बी कॉस थीटा है, मतलब ए की दिशा में बी का घटक, या इसी को लिखे हैं बी इंटू ए कॉस थीटा। तो इसका मतलब हुआ बी वेक्टर इंटू बी की दिशा में ए का घटक। तो ये क्या लिखेंगे, ए वेक्टर का मॉडुलस है गुना ए वेक्टर की दिशा में बी वेक्टर का घटक सेम होता है, इक्वल टू बी वेक्टर गुना बी वेक्टर की दिशा में ए वेक्टर का घटक। यही इसके ज्यामितीय अर्थ का मतलब है कि अगर हमको ए डॉट बी ज्ञात करना है तो एक सदिश लिख दीजिए और उसकी दिशा में उसका कंपोनेंट लिख दीजिए। एक सदिश का मैग्नीट्यूड और दूसरा उस सदिश की दिशा में दूसरे सदिश का जो कंपोनेंट क्या होगा। यहाँ अगर बी लेते हैं तो बी का मैग्नीट्यूड और बी की दिशा में ए का जो घटक है वो लिख देना है। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 हम कह सकते हैं। माना ए वेक्टर इक्वल टू है ए वेक्टर इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस
A3 के कैप, और बी वेक्टर इक्वल टू है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, और ए परपेंडिकुलर है बी के, तो ए डॉट बी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री जब होगा तो cos 90 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाना चाहिए। तो ए डॉट बी 0 हो रहा है, इसका मतलब है कि A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप डॉट B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ये मिल के 0 हो जाना चाहिए। तो आई वाला को आई वाला से गुना, तो इसको इससे गुना, तो ये हो जाएगा A1 B1 प्लस A2 को B2 से गुना, तो ये होगा A2 B2 प्लस ये A3 को B3 से गुना, तो ये होगा A3 या B3 इक्वल टू 0। तो याद रखना है हमको कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर है, परपेंडिकुलर है, तो इस तरह का रिलेशन आ जाएगा, ए डॉट बी 0 होगा। ए डॉट बी 0 करने के लिए हमको इस तरह का रिलेशन प्राप्त हो जाता है। अब इसमें हम कुछ छोड़ सकते हैं, लैम्डा छोड़ देंगे, किसी में दे देंगे कि दो वेक्टर लंब है और उसमें लैम्डा क्या होगा ये ज्ञात करना है, तो निकाला जा सकता है बढ़िया से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू है 2i प्लस 7j प्लस लैम्डा के, तथा दूसरा वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू लेते हैं -3i प्लस 5j प्लस 2k। दिया हुआ है कि ए परपेंडिकुलर है बी के, मतलब ए और बी लंब है, तो लैम्डा ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन में क्या करना है कि सबको गुना कर देना है। ए डॉट बी बराबर 0 होगा, ए डॉट बी इक्वल टू 0 है, इसका अर्थ होगा इसका गुणनफल प्लस इसका गुणनफल और प्लस इसका गुणनफल 0 होगा। तो ठीक है, तो 2 गुना -3 प्लस 7 गुना 5 प्लस लैम्डा गुना 2 बराबर होगा 0। तो ये -6 प्लस 35 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू हो गया 0। तो 35 में से 6 गया, तो 29 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो 2 लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा -29, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा -29/2। ये हमारा आंसर हो गया इसके लिए। अब हमको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, कॉन्सेप्ट 3। इसमें क्या है कि ए वेक्टर, जैसे A1 वेक्टर इक्वल टू मान लेते हैं A1 आई प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। अब B1 वेक्टर इक्वल टू मान लेते हैं बी वेक्टर इक्वल टू B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, और ये दिया है कि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर समांतर हैं ऐसा। तो इसके लिए हमको क्या रिलेशन निकलेगा, तो अगर एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है ये है, मान के चलें कि बी वेक्टर, तो इसके लिए हम रिलेशन क्या निकालते हैं कि बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर। कोई एक कांस्टेंट होता है लैम्डा, जिसको ए से गुना कर देने पर वो बी के बराबर हो जाता है। जैसे अभी इसको देखें तो दिशा तो दोनों का सेम है, लेकिन मान में ये लगभग दुगुना है, इसका ए का दुगुना है बी वेक्टर, तो यहाँ लिख सकते हैं बी वेक्टर इक्वल टू 2a। इसी तरह से जो भी मान होगा लैम्डा का, उसके अनुसार से उसका अलग अलग वैल्यू हो जाएगा। तो हमको यही याद रखना है कि हमको ये लिखना है कि b इक्वल टू लैम्डा ए, जहाँ लैम्डा कोई रियल नंबर है, कोई वास्तविक संख्या है। तो b बराबर लैम्डा ए करते हैं जब, तो यहाँ लिख देंगे B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप इक्वल टू लैम्डा इंटू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। तो B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप इक्वल टू लैम्डा A1 आई कैप प्लस लैम्डा A2 जे कैप प्लस लैम्डा A3 के कैप। ये तो लिख ही सकते हैं, ये समझाने के लिए था। तब तुलना कर देना है, यहाँ इधर भी आई और इधर भी आई, लेकिन इधर B1 इधर है लैम्डा A1, तो
इसका मतलब है दोनों बराबर है, तो B1 इक्वल टू लेमडा A1 होना चाहिए, क्योंकि बीच में बराबर लगा हुआ। बराबर तब होगा जब I वाला के बराबर होगा, J वाला के बराबर होगा, K वाला के। तो B1 बराबर लेमडा A1, B2 बराबर यहाँ से B2 ये होना चाहिए लेमडा A2 के बराबर, तो इक्वल टू होगा लेमडा A2। और B3 जो है लेमडा A3 के बराबर होना चाहिए, तो B3 इक्वल टू लेमडा A3। तो अगले स्लाइड में इसको देखते हैं। तो B1 बराबर आया हमको लेमडा A1, B2 बराबर आया लेमडा A2 तथा B3 बराबर आया लेमडा A3। तो B1 बटे A1 इक्वल टू आ गया लेमडा, B2 बटे A2 आ गया लेमडा तथा B3 बटे A3 आ गया लेमडा। तो तीनों को कंपेयर करते हैं, ये भी लेमडा के बराबर, ये भी लेमडा के बराबर, ये भी लेमडा के बराबर, तीनों को तुलना करेंगे। तो B1 बटे A1 बराबर लेमडा बराबर B2 बटे A2 बराबर B3 बटे A3। अर्थात ये कह सकते हैं कि B1 बटे A1 बराबर B2 बटे A2 बराबर B3 बटे A3। ये हमारा कंडीशन निकल जाएगा अगर दो वेक्टर समानांतर है, समांतर पैरेलल है। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा के लिख सकते हैं। A1 वेक्टर A1 बटे B1 वेक्टर नहीं, A1 बटे B1 इक्वल टू A2 बटे B2 इक्वल टू A3 बटे B3। एक क्वेश्चन इस पे भी ले लेते हैं। माना A वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 5j प्लस 7k। दूसरा वेक्टर लिया हमने B वेक्टर इक्वल टू 4i प्लस 10j प्लस लेमडा k। दे दिया है A पैरेलल B है, A वेक्टर पैरेलल B वेक्टर है, तो लेमडा का मान ज्ञात करना है, लेमडा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ सॉल्यूशन में हम क्या देखते हैं कि A1 इक्वल टू 2 है, B1 इक्वल टू 5 है, A2 इक्वल टू A2 5 है। यहाँ A1 है, ये A2 है, ये A3 है। A3 इक्वल टू हो गया 7, B1 इक्वल टू 4 हो गया यहाँ से, B2 इक्वल टू 10 हो गया और B3 इक्वल टू लेमडा हो गया। तो शर्त क्या भी निकाले थे, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो इसी के आधार पे हम लिख देंगे A1 है 2/4 इक्वल टू B1 है 5/10 इक्वल टू C1 है 7 बटे लेमडा। किसी दो को ले लेते हैं, इसको लिया तो ये हो जाएगा 5/10 इक्वल टू 7 बटे लेमडा। तो लेमडा इधर करेंगे तो 1/2 होगा, काट देंगे तो इसको दोनों से गुना किया तो लेमडा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, एक को लेमडा से किया, 2 को 7 से किया, तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 14। तो अगर लेमडा का मान 14 होगा तो ये A और B क्या होगा, पैरेलल। हम देख भी सकते हैं यहाँ पे, ये है 2i प्लस 5j प्लस 7k, यहाँ है 4i प्लस 10j प्लस 14k। तो ये इसका दुगुना, तो ये भी इसका दुगुना होना चाहिए, ये भी इसका दुगुना होना चाहिए। इस तरह से ये जा कर के पैरेलल हो जाएगा। तो हमको जहाँ तक लगता है कि इसमें जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट A डॉट B वाला में अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बड़े आसान पूछे जाते हैं तो उसको बनाया जा सकता है। अब बच गया क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो हम अगला वीडियो में क्रॉस प्रोडक्ट भी कवर कर देंगे। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर देते हैं, अगला वीडियो में हम क्रॉस प्रोडक्ट कवर करेंगे।